गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आपने समझना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो कल हमने पढ़ा था एक डॉक्यूमेंट के बारे में जिसे बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। कंपनी का चार्टर भी बोला जा सकता है। कंपनी इसके बियॉन्ड कोई भी काम नहीं कर सकती है। उसकी पावर उसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए ऑब्जेक्टिव तक लिमिटेड होती हैं। 5 क्लॉजेज इसमें बताई गई हैं, वो ध्यान से पढ़िएगा आप। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते क्या है? कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स हैं। द रूल्स रिगार्डिंग द कंपनीज इंटरनल मैनेजमेंट, ये समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। कंपनी जो भी नियम बनाएगी अपना इंटरनल मैनेजमेंट बनाने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होने चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सब्सिडरी। अब अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से, वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने चाहिए। वो क्या नहीं होने चाहिए? कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए। किससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए? MOA से। MOA के ऑब्जेक्टिव के परे, यानी कि उसके बियॉन्ड नहीं होने चाहिए। वो सब्सिडरी होने चाहिए। सब्सिडरी यानी कि उसी के सिमिलर चलने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो हर एक कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी ज़रूरी है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। तो ये डेफिनेशन दे रखी है, देखिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 5 में, कि आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड ऑल्टर टाइम टू टाइम। बस इतना ही है। अच्छा, द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी शैल बी इन रिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म्स। वो फॉर्म के में होती है, हर एक कंपनी के लिए अलग अलग होता है। FGHIJ, यानी कि हर एक कंपनी को ये सारे एक बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को एक बनाने की ज़रूरत है। हम पहले भी देख चुके हैं, देखिए टेबल बना रखी है। जो जैसी कंपनी होगी उसके लिए वही आपका, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, देखिए इसकी टेबल कितनी है, ABCDE। सारी कंपनी को ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके हिसाब से लिख रखा है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसका होगा जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, ऐसी कंपनी जो कि शेयर इशू कर सकती है। जबकि टेबल B जो शेयर इशू नहीं करती, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसकी शेयर कैपिटल है ही नहीं। टेबल C कौन करेगा? गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो इस तरह से ये कंपनीज अपनी अपनी टेबल बनाएंगी अलग अलग तरीके की। तो ये टेबल है और इसी तरह से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी अवेलेबल होंगे। अब उसके बाद आता है कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर क्या होते हैं? जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स बनने वाले हैं, जो ये मानते हैं कि हम डायरेक्टर बनेंगे, चाहे वो प्रमोटर हो चाहे कोई अदर पर्सन हो, वो इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली रिटर्न कंसेंट देंगे, रिटर्न कंसेंट रिटर्न लेटर देंगे कि भाई हम क्वालिफिकेशन शेयर लेना चाहते हैं। क्या होते हैं क्वालिफिकेशन शेयर? क्वालिफिकेशन शेयर्स आर दोज शेयर्स विच हैज़ टू बी टेकन बाय द प्रपोज डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर बने रहने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है शेयर्स को लेने की, शेयर्स मिनिमम स्मॉल डिनोमिनेशन, यानी कि क्या होता है? स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की टोटल कैपिटल का पार्ट है। जैसे मान लिया जाए कि कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए है और एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, तो इस तरह से कितने शेयर हो गए? 1 लाख शेयर हो गए। अब कंपनी कितने भी शेयर डिसाइड कर सकती है। मान लीजिए कंपनी ये डिसाइड करती है कि डायरेक्टर बने रहने के लिए 1000 मिनिमम शेयर लेने पड़ेंगे किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टर बनने के लिए। तो 1000 शेयर पे 10 रुपये का पेमेंट, यानी कि 10,000 रुपये देने होंगे। उसे बोला जाता है क्वालिफिकेशन शेयर्स। ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन शेयर की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट जो एग्रीमेंट है वो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? कंपनी रिक्वायर्स मोर प्रोफेशनल्स। कंपनी को क्या चाहिए होते हैं? ज़्यादा प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। प्रमोटर्स तो केवल आइडिया स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, लेकिन कंपनी को जिसे कह सकते हैं मैनेज करने के लिए, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए, दे रिक्वायर्ड मोर अपॉइंटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल पर्सनस। तो प्रोफेशनल पर्सन को जो वो अपॉइंट करते हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट किया जाता है, तो उस एग्रीमेंट की कॉपी भी रजिस्ट्रार को सबमिट करनी होती है। ये देखिए इसमें लिख रखा है क्वालिफिकेशन शेयर की डेफिनेशन मैंने बता रखी है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जनरली क्या क्या रूल्स होते हैं उनके बारे में भी यहाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। इसको भी आप पढ़िएगा, नोट डाउन कीजिएगा।
अब आते हैं स्टेटरी डिक्लेरेशन। स्टेटरी डिक्लेरेशन क्या होती है? स्टेटरी डिक्लेरेशन मतलब ये होती है कि जो लॉयर, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वो ये स्टेटरी डिक्लेयर करेंगे कि ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैज़ बीन कंप्लीटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। वो ये डिक्लेयर करेंगे जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो हमने कर ली है। तो क्या प्रमोटर के कहने भर से काम चल जाएगा? नहीं, इसमें सिग्नेचर होंगे। किसके सिग्नेचर होते हैं इसमें? या तो एडवोकेट के, एडवोकेट क्योंकि लॉ को जानता है, कॉर्पोरेट लॉयर बोलते हैं उसे, एडवोकेट के साइन होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के या कॉस्ट अकाउंटेंट के, या फिर कंपनी सेक्रेटरी के साइन होने चाहिए। तो ये रोल होता है कंपनी सेक्रेटरी का, यहाँ पर को कंपनी सेक्रेटरी या सीए का। तो स्टेटरी डिक्लेरेशन जब करते हैं तो ये पता हो जाता है कि अब साइन कर दिया किसने? वेरीफाई कर दिया एडवोकेट ने, तो मतलब ये हो गया कि सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ सही से हो गई हैं। अब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद इनको अटैच कर दिया जाता है, और अटैच करने के साथ एक फ़ीस होती है, कुछ फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ, और वो फीस देने के बाद उसकी रिसीट आपने रखनी होगी। तो रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ द फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अब हम आते हैं प्रमोटर्स की पोजीशन के बारे में। प्रमोटर्स कौन होते हैं? उनको क्या बोला जाए? कंपनी के मालिक बोला जाए, कंपनी के ओनर बोला जाए, कंपनी के अधिकारी बोला जाए? तो क्या बोला जाए उनको? तो जनरली क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो कंपनी के एजेंट हैं या फिर कंपनी के ट्रस्टी हैं। कंपनी के एजेंट और ट्रस्टी का मतलब मैं आपको बताता हूँ। कंपनी का, किसी भी कंपनी का एजेंट होने के लिए कंपनी होनी भी तो चाहिए। प्रमोटर्स कब होते हैं? कंपनी तो अभी इस्टेब्लिश हुई नहीं है, कंपनी तो इस्टेब्लिशिंग की फेज़ में है ना, कंपनी को तो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं कौन? प्रमोटर्स। कंपनी इज़ नॉट येट इस्टेब्लिश, कंपनी का अभी तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो वो एजेंट कैसे हो सकते हैं? जैसे हम बोलते हैं कि एलआईसी का एजेंट है, तो एलआईसी का एजेंट होने के लिए एलआईसी का इस्टेब्लिशमेंट यानी एलआईसी का एग्जिस्टेंस भी तो होना चाहिए। तो एजेंट तो आप तभी बनोगे ना, एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट तो तभी आप कर सकते हो जब क्या हो? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी का एग्जिस्टेंस हो। तो सीधी बात है, तो प्रमोटर्स एजेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो भी जिसे हम बोलेंगे, जो भी एजेंट होता है उसके, जो भी एजेंट बनता है उसके बनने के लिए एक क्या होनी चाहिए? कंपनी अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि अभी कंपनी बनी ही नहीं है, तो प्रमोटर्स को हम एजेंट नहीं बोल सकते। लेकिन प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट तो करते हैं, बिजनेस के एस्टैब्लिश होने से पहले क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी का माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब तक कंपनी इस्टेब्लिश नहीं होती तो प्रमोटर्स के द्वारा किए गए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी से, वो प्रमोटर्स के कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे, और प्रमोटर्स ही उसके लिए पर्सनली लायबल होंगे, जिम्मेदार होंगे। सपोज करते हैं अगर हम कोई एलआईसी के साथ एलआईसी लेते हैं एजेंट के थ्रू, एजेंट किसी कोई एलआईसी हमसे करवा लेता है, तो जब भी हमें क्लेम करना होता है तो क्या हम एजेंट से पैसा मांगते हैं? नहीं, हम किससे पैसा मांगेंगे? कंपनी से पैसा मांगेंगे। लेकिन कब मांगते हैं? जब कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। इस केस में क्योंकि कंपनी का प्रमोटर्स को हम एजेंट नहीं मान सकते, तो इस केस में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं प्रमोटर्स के साथ, तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है, प्रमोटर्स उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि प्रमोटर्स क्या हैं? एजेंट हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, कंपनी के एजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कंपनी तो अभी तक इस्टेब्लिश हुई ही नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन आता है कि क्या वो कंपनी के ट्रस्टी हैं? जी, वो कंपनी के ट्रस्टी भी नहीं है, क्योंकि ट्रस्टी होने के लिए एक ट्रस्ट डीड साइन करनी पड़ती है। किसके साथ? कंपनी के साथ। तो क्योंकि कंपनी तो है ही नहीं, ट्रस्टी होने के लिए भी तो ट्रस्ट डीड साइन करनी है ना, ट्रस्टी होने के लिए भी तो ट्रस्ट डीड साइन करनी है। क्योंकि ट्रस्टी क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं विद एन एग्रीमेंट ऑफ, जिसे बोला जाता है ट्रस्ट डीड। अब ट्रस्ट डीड जब है ही नहीं, ट्रस्ट डीड होने के लिए एक पर्सन होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो लीगल पर्सन होने चाहिए। प्रमोटर्स तो लीगल पर्सन है, लेकिन कंपनी तो इस्टेब्लिश हुई नहीं है, तो इस कारण से भी वो ट्रस्टी नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखना, प्रमोटर्स नीदर एजेंट नॉर ट्रस्टी। लेकिन ये क्या बोले जाते हैं? इनको क्वासी एजेंट एंड क्वासी ट्रस्टी बोला जाता है। क्वासी क्यों? सिमिलर लगते हैं एजेंट की तरह, क्योंकि वो सारा काम उस तरह से करते हैं जिस तरह से वो कंपनी के एजेंट हो, इसलिए उन्हें क्वासी ट्रस्टी एंड क्वासी एजेंट माना जाता है। ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो प्रमोटर्स क्या कर सकते हैं कि प्रमोटर्स कोई भी प्रॉफिट को हाइड नहीं कर सकते हैं। दे हैव टू डिस्क्लोज द
प्रॉफिट अर्न बाय देम, उन्होंने अगर जो प्रॉफिट कमाया तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए, ये यहाँ पे को लिखा हुआ है। अब हम आते हैं, ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट सारे हो जाने के बाद कंपनी को क्या करना पड़ता है, इस्टेब्लिश करना। अब कंपनी का सारे डॉक्यूमेंट हो गए, रजिस्ट्रार के यहाँ आपने क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को जमा करके सारे डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या जमा करना पड़ता है। हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। हर एक स्टेट में क्या होता है, एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। उस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास आपने फॉर्म भर के ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। इनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन पहले हो चुका है। इन सब को सबमिट करके कंपनी क्या करती है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेती है। इनकॉर्पोरेशन का क्या लेती है, सर्टिफिकेट लेती है। हम अभी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी का मतलब होता है कंपनी के इस्टेब्लिश होने से पहले, कंपनी के रजिस्टर होने से पहले, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले किए गए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? प्रमोटर्स करते हैं। कौन करता है? प्रमोटर्स करते हैं। किससे? थर्ड पार्टी से। तो जितने भी प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, द प्रमोटर्स आर पर्सनली लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट। द कंपनी इज नॉट लायबल फॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो गया कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले किए गए कॉन्ट्रैक्ट। कौन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट? प्रमोटर्स विद द अदर पार्टीज। तो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपने फॉर्म के साथ जमा कर दिया। जमा करने भर से नहीं होगा, सेटिस्फाई होना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जब ये सेटिस्फाई कर लेता है कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और फीस जमा कर दी गई है, तो कंपनी को एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, जिसे बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द लीगल डॉक्यूमेंट विच डिनोट्स दैट द कंपनी नाउ बिकम अ लीगल पर्सन। कंपनी क्या हो चुकी है? एक लीगल पर्सन बन चुकी है, जिसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? बर्थ सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। और इसके साथ ही जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, हम व्यक्तियों का, जैसे हम इंडिविजुअल का, लोगों का, उसी तरह से कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट क्या कहलाता है? इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ एक नंबर भी दिया जाता है, जिससे बोलता है सिन नंबर। इससे बोला जाता है सिन। व्हाट इज सिन? सिन इज अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। हर एक कंपनी के लिए CIN नंबर इशू किया जाता है। कब से? 1 नवंबर 2000 से। तो हर एक डॉक्यूमेंट में कंपनी का वो सिन नंबर होना जरूरी है। तो कंपनी का जन्म हो चुका है, आपको पता है, कंपनी को बर्थ सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस आ गया है। तो अब कंपनी क्या कर सकती है? इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अभी तक कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं था, तो कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती थी, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन अब कंपनी का एग्जिस्टेंस आ गया है, तो कंपनी क्या क्या कर सकती है? कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसी के भी साथ। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, कंपनी अपने नाम पे लोन ले सकती है, कंपनी एग्रीमेंट कर सकती है। अब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो एजेंट बनना चाहे, चाहे वो ट्रस्टी बनना चाहे, क्योंकि अब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया है। लेकिन प्रमोटर्स जो हैं वो ट्रस्टी या नहीं माने जाते, वो अब डायरेक्टर्स हो जाते हैं। अब कंपनी के एजेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि अब कंपनी हुई है इनकॉर्पोरेट। ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक और चीज़ इसमें आई है कि डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर। व्हाट इज़ डिन नंबर? कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्टर बनते हैं, जिन्होंने डायरेक्टर के क्वालिफिकेशन शेयर्स लिए होते हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है? एक डिन नंबर चाहिए होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको कैसे लिया जाता है? हर एक जो डायरेक्टर होगा कंपनी का, वो एक एप्लीकेशन भरेगा एक रिक्वायर्ड फीस के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो ये बोलेगा कि भाई हमें ये कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री देता है, ठीक है, ये कौन सा? डिन नंबर। तो डिन नंबर के लिए एप्लीकेशन देगा कि मुझे डिन नंबर इशू कर दिया जाए, और कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो ये डिन नंबर इशू करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। जो लास्ट टॉपिक है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, क्या होता है? हमने क्या करा, प्रीलिमिनरी स्टेज को कंप्लीट कर दिया, जिसे बोलते हैं प्रमोशन। प्रमोटर्स ने वो सारे काम करे, सारी फॉर्मेलिटीज़ करी, कंपनी को रजिस्टर करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए।
डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद कंपनी ने क्या हुआ, उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, उसको रजिस्टर कराया गया रजिस्ट्रार ऑफिस में, और एक बर्थ सर्टिफिकेट लिया गया विद द सर्टिफिकेट जिसे बोल सकते हैं कॉर्पोरेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एक नंबर होता है जिसे बोलते हैं सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, 1 नवंबर 2000 से ये इशू होना शुरू हुआ था। अब क्या हुआ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब कंपनी को पैसे की जरूरत है। अब आते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन पे। कैपिटल सब्सक्रिप्शन बहुत टफ फेज है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को क्या करना पड़ता है कि ये पैसा मार्केट से लेना है, मार्केट से उठाना है। कैसे लेंगे? अ कंपनी कैन रेज द रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय मींस ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी को शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स। शेयर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, कैपिटल का छोटा डिनोमिनेशन पार्ट, यानी कि सारी की सारी, अगर 10 करोड़ की कैपिटल है तो एक जने से नहीं लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े बांट दो और सबसे छोटा छोटा अमाउंट मांगो। जैसे अगर मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और मैं एक जने से कहूँगा कि 1 लाख रुपए दे दे, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँगा कि अगर मैं कहता हूँ कि चलो 10-10 रुपये दे दो, तो 10 रुपये बहुत आसान सी चीज़ है, और मैं अगर हर मार्केट में जा के 10-10 रुपये मांगूंगा तो क्या हो सकता है, मेरे 1 लाख रुपये आसानी से कलेक्ट हो सकते हैं। बट क्या है, मुझे मार्केट में जाके लोगों से मांगना पड़ेगा। तो ये सबके लिए ईजी होता है, क्योंकि 10 रुपये इट्स नॉट अ बिग डील। तो यही कंपनी इस फंडे का इस्तेमाल करती है, इस तरीके का इस्तेमाल करती है, और इस डिनोमिनेशन को बोला जाता है क्या? शेयर्स। फॉर डूइंग द सेम इट हैज़ टू बी इशूड अ प्रॉस्पेक्टस। अभी हम प्रॉस्पेक्टस के बारे में भी बात करेंगे। इसके इशू के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रॉस्पेक्टस जनरली एक एडवर्टीजमेंट होता है जिसमें हम पब्लिक तक पहुंचते हैं, ये बताने के लिए कि हम जो है कंपनी इतने रुपए के इतने शेयर इशू कर रही है, जिसको जो इंटरेस्टेड है कंपनी को क्या दे सकता है, वो पैसा दे सकता है। कंपनी को लोग पैसा क्यों देते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि कंपनी अभी इनिशियल स्टेज पे है। कंपनी में अगर आप 10 रुपये या 100 रुपये या 1000 रुपये लगाएंगे तो जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसमें आपका भी भाग बन जाएगा। तो ये प्रॉस्पेक्टस एक एडवर्टीजमेंट होता है जनरली कंपनी के लिए तरफ से, किसको बेचने के लिए? शेयर्स को बेचने के लिए। तो क्या चाहिए होता है इसके लिए? फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आपने प्रॉस्पेक्टस इश्यू कर दिया काम चल जाएगा ना। सेबी सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एपेक्स बोर्ड होता है जो ये निगरानी रखता है कि कंपनी कोई धांधली तो नहीं करी, इलीगल फॉर्मेलिटीज़ तो नहीं करी है, पैसा लेके कहीं भाग तो नहीं जाएगी। तो ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टर, यानी कि जो लोग कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, किस उद्देश्य से? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, कहीं कंपनी उस पैसे को लेके भाग ना जाए। तो ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को चेक करता है सेबी। ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है कंट्री की, गाइडलाइन इशू करती है, डिस्क्लोजर इशू करती है, कंपनी के लिए क्या क्या काम करना है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है कि किस तरह से फंड्स को दिया जाए। तो सेबी का अप्रूवल चाहिए होगा जब भी कंपनी क्या करना चाहेगी, मार्केट से पैसा उठाना चाहेगी। तो सेबी ये कंफर्म करता है कि कंपनी किसी भी तरह की इलीगल काम नहीं कर रही है और कोई गलत काम नहीं कर रही जिससे कि इन्वेस्टर को परेशानी हो। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सेबी के सामने रखनी पड़ती है और फिर उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके बाद ही फिलिंग अप द प्रॉस्पेक्टस, उसके बाद ही प्रॉस्पेक्टस बनाया जाता है, एडवर्टीजमेंट बनाया जाता है। अ कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस और द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, या तो प्रॉस्पेक्टस यानी एडवर्टीजमेंट इश्यू किया जाएगा या उसकी जगह स्टेटमेंट दिया जाएगा कि भाई ये होता क्या है प्रॉस्पेक्टस, मैं बता देता हूँ। डिटेल अबाउट द कंपनी, कंपनी की डिटेल, जैसे हम क्या करते हैं, कहीं एडमिशन लेना है किसी स्कूल में या कॉलेजेस में, तो उसका एक प्रॉस्पेक्टस होता है। वो प्रॉस्पेक्टस जनरली क्या बताता है? प्रॉस्पेक्टस ये बताता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, उसके मेंबर कौन कौन है, प्रोफेसर कौन कौन है, डायरेक्टर कौन कौन है, वो क्या काम करता है, कितने उनके यहाँ फैकल्टीज़ हैं, कितने क्या क्या पढ़ाई वहाँ होती है, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, क्या उनकी फ़ीस है, किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होती हैं। वैसा ही प्रॉस्पेक्टस, वैसा ही एक एडवर्टीजमेंट कंपनी भी इशू करती है जिसमें सारी डिटेल होती है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्या काम करना चाहती है, कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन है, कंपनी की एसेट्स कितनी होने वाली हैं, कंपनी की लाइबिलिटी कितनी होने वाली है, कंपनी ने कितने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, कंपनी के शेयर कैपिटल कितनी है और हमें कितना, यानी कि कंपनी कितने रुपए पब्लिक से मांग रही है, सारी डिटेल होती है। तो ये डिटेल फिल करके रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को देनी होती है अगर कंपनी ने मार्केट में पैसा
लेना है तो अ प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स, देखो यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट है, इशू एज अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग एनी नोटिस सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, इसको कोई भी नोटिस सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है, डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, जो पब्लिक से पैसा मांग रहा है, ऑफर फ्रॉम द पब्लिक ऑफ द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी, कोई भी सिक्योरिटीज़ को मार्केट यानी कोई भी सिक्योरिटीज़ को अगर कंपनी मार्केट में इशू करती है और उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट नोटिस निकालती है तो वो प्रॉस्पेक्टस मान लिया जाएगा। तो यही है फिलिंग ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, ये फिल करके कहाँ जमा करना पड़ता है, कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ। अपॉइंटमेंट ऑफ द बैंकर ब्रोकर अंडरराइटर, अच्छा ये जो सारी चीज़ें हैं, कंपनी के शेयर्स को इश्यू करना, पैसा किधर आएगा, तो बैंक में अकाउंट होना है तो बैंकर को अपॉइंट करती है, ब्रोकर को अपॉइंट करती है। ब्रोकर कौन होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं। तो देखो आप अगर मार्केट में नहीं जा पा रहे बेचने के लिए तो ब्रोकर्स को अपॉइंट किया जाता है, अंडरराइटर भी वही काम करते हैं, तो अपॉइंटमेंट किया जाता है। रेजिंग फंड्स इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर अ कंपनी, it's a typical task, that's why company has to appoint various agents, various brokers in respect of collecting the funds. For this the company gives them the commission दिया जाता है, पर्टिकुलर कमीशन, तो वो सेल करते हैं कंपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में, ठीक है। तो ये है इस तरह से ये डिफरेंस बिटवीन दिया गया है एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव, कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करता है कंपनी क्या करने वाली है। लेकिन आर्टिकल्स रूल्स एंड रेगुलेशन को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर रूल्स ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट की, दे इंडिकेट हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी कैन बी अचीव्ड। इन्होंने ऑब्जेक्ट डिसाइड किए और ये बताते हैं कि उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा। ध्यान रखना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। पोजीशन क्या होती है, मेन डॉक्यूमेंट है ये कंपनी का, ठीक है, ये सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद क्या है, रिलेशनशिप क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद आउटसाइडर, मैं पहले ही बता चुका हूँ आउटसाइडर के साथ रिलेशनशिप को बताता है, जबकि ये इंटरनल मैनेजमेंट को बताता है। मेंबर्स एंड द कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में क्या होता है, ये रिलेशन होता है। वैलिडिटी कह रहा है एक्ट्स बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी ऐसा काम जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे से बाहर हो इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, और उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता, उसको सही नहीं किया जा सकता, उसको सही ठहराया नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन रेटिफाई मतलब उसको सही नहीं किया जाता वोट के द्वारा किसी भी तरीके से। अच्छा, एक्ट विच आर बियॉन्ड द आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स, को सही किया जा सकता है प्रोवाइडेड डू नॉट वायलेट द मेमोरेंडम एसोसिएशन। लेकिन ध्यान रखें ऐसा एक्ट जो कि आर्टिकल से बाहर है तो किसके बाहर नहीं होना चाहिए, एमओए के बाहर नहीं होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पावर्स के बाहर नहीं होना चाहिए, तो ही वो रेटिफाई हो सकता है मेंबर्स के द्वारा, सही हो सकता है। नेसेसिटी, ये तो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इसकी तो ज़रूरत है ही है, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता है लेकिन बनाना पड़ता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया तो फिर टेबल का यूज़ करना पड़ता है, टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाए तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम टेबल एफ का इस्तेमाल करते हैं। टेबल एफ भी क्या है, रूल्स होते हैं कंपनी से रिलेटेड, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका जिसे बोलते हैं कि अच्छा अपॉइंटमेंट करने के बाद ये डिफरेंस हो गया। अब हम आते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे। कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू कर दी है, जैसे मैंने बोला 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, कंपनी ने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करे। अब कंपनी चाहती है कि ये 1 लाख तो हम को कैसे पता चलेगा कि ये शेयर बिके नहीं बिके, तो उन्होंने क्या करा, अपॉइंटमेंट कर दिया ब्रोकर का, अंडरराइटर का, जो ये शेयर्स बेचेंगे और पैसा लेके आएंगे। अब आते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की तरफ। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो मिनिमम अमाउंट होती है जो कंपनी को रिसीव करना ज़रूरी होता है उसके इशू में, यानी कि जो शेयर उसने इशू किए हैं। जैसे मेरे केस में मैंने अभी बताया था कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, कितने शेयर इशू किए हैं, 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तो इसका 90% कंपनी को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। 90% मतलब 1 लाख है तो 90,000 शेयर्स कंपनी के मार्केट में बिक जाने चाहिए, यानी कि कंपनी जो लोग हैं उन्होंने खरीद लेने चाहिए, जो पब्लिक है उन्होंने मिनिमम कितना खरीदना चाहिए, 90%। अगर 90% से कम खरीदा तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो क्या है,
minimum subscription, 90% of the total share issued. In order to prevent companies from commencing business with inadequate resource, कंपनी के पास inadequate resource ना हो, कम resource ना हो, इसीलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज रखा गया है. इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट द कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर द सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ शेयर. कितना परसेंट है? 90% है. बिफोर गोइंग अहेड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो कंपनी को कम से कम उतने शेयर्स तो मिल जाने चाहिए जितने की उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए. एज पर द सेबी गाइडलाइन द लिमिट ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ द साइज ऑफ इशू. जितना भी उसने इशू किया उसका 90%, जैसे मैंने अभी बताया था 1 लाख इशू किया है तो कम से कम 90,000 शेयर्स पे उसे एप्लीकेशन, यानी कि 90,000 शेयर्स उसके बिक जाने चाहिए, लोग उसको लेना चाहते हों, तब ही कंपनी आगे की फर्दर एक्टिविटीज़ करेगी. वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है. अब उसके बाद हर एक कंपनी को अपने इश्यू, जैसे ही कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करती है तो कंपनी को उन शेयरों को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना जरूरी होता है. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना होता है. जो हमारे मेजर स्टॉक एक्सचेंज है वो है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. एन एप्लीकेशन इज मेड टू एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन टू डील इन इट्स शेयर्स और डिबेंचर. तो परमिशन लेनी होती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में कि वो डील कर सकते हैं. क्यों स्टॉक एक्सचेंज में? ये लीगल हो गया है अब. इफ सच परमिशन इज नॉट ग्रांटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन. 10 वीक्स, ध्यान रखना, 10 वीक्स, 10 हफ्तों के अंदर जिस दिन आपने सब्सक्रिप्शन क्लोज कर दिया, आपने एक डेट दे दी कि 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, तो आपने दे दिया कि भाई 30 दिन के अंदर ये मिल जाना चाहिए. तो जिस दिन 30 दिन ख़त्म होंगे उसके 10 हफ्तों के अंदर अंदर आपने इन शेयर्स को कहाँ रजिस्टर कराना होगा? स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना होगा. अदरवाइज द अलॉटमेंट शेल बिकम वॉइड. वो अलॉटमेंट, जो शेयर आपने अलॉट किए हैं वो वॉइड हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और जितना भी आपने पैसा रिसीव किया होगा वो सारा का सारा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा. तो रजिस्ट्रेशन इन स्टॉक अंडर स्टॉक एक्सचेंज इज कंपल्सरी नाउअडेज. रजिस्ट्रेशन होने के बाद सब्सक्रिप्शन आ गया आपके पास, एप्लीकेशन आ गया. जब आप अलॉट कर दें, अब आप शेयर्स को अलॉट कर देंगे. जिन्होंने आपके पास एप्लीकेशन दी होगी उनको आप शेयर्स दे देंगे. ठीक है, ये है अलॉटमेंट. अलॉटमेंट मतलब शेयर देना. अभी तो आपके पास एप्लीकेशन आई थी, यहाँ पे वो क्या आई थी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन में क्या मिला आपको? लोगों ने बोला कि हमें इतने शेयर चाहिए, उन्होंने मांगा, उन्होंने डिमांड करी है, और अब आप उनकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अब क्या कर रहे हैं? डिमांड को पूरा कर रहे हैं. अच्छा, अब हम एक टॉपिक पे आते हैं. एग्ज़ाम में आएगा, कंफर्म है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. मैं फिर से इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ इसमें. OPC, वन पर्सन कंपनी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर से सोच लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. OPC क्या होता है? पहले नहीं था ये कंसेप्ट, अब OPC का कंसेप्ट आ गया है जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है. तो देखते हैं क्या है ये OPC. With the implementation of the Companies Act 2013, a single person could constitute a company. अभी तक हमने क्या देखा था कि कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर पब्लिक कंपनी के लिए और प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए. लेकिन अब OPC, वन पर्सन कंपनी का भी एक प्रोविजन आया है. With the implementation of the Companies Act 2013, a single person could constitute a company under OPC. तो एक पर्सन भी OPC यानी कि के अंडर कंपनी स्टैब्लिश कर सकता है. ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है. द इंट्रोडक्शन ऑफ द OPC इज़ द लीगल सिस्टम इज़ अ मूव दैट वुड इनकरेज द कॉरपोरेशन ऑफ माइक्रो बिजनेस एंड एंटरप्राइज. जो छोटे बिजनेस हैं उनके लिए एक मूवमेंट हो गया कि पहले ये होता था कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत होती थी, लेकिन छोटे छोटे जो बिजनेस हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को OPC के अंदर रजिस्टर करके कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. इन इंडिया द ईयर 2005 द JJ ईरानी एक्सपर्ट कमिटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ OPC. तो किसने रिकमेंड किया था इसे OPC को? 2005 में द JJ ईरानी एक्सपर्ट कमिटी. JJ ईरानी एक्सपर्ट कमिटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ OPC. इट हैड सजेस्टेड दैट सच एन एंटिटी मे बी प्रोवाइडेड विद अ सिंपल लीगल regime through
exemptions so that the small entrepreneur is not compelled to devote considerable time, energy and resource on a complex legal compliances। तो ये कह रहा है कि जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उनको ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़े, इसलिए बोला गया कि इनको कॉम्प्लेक्स की जगह ईजी बना दिया गया। 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। अब यहाँ से शुरू होती है इसकी अच्छी डेफिनेशन, जिसमें केवल एक ही मेंबर होता है। दैट 1 पर्सन विल बी शेयर होल्डर, और वही शेयर होल्डर होगा ऑफ द कंपनी। इट अवेल्स ऑल द बेनिफिट ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड की तरह ही है। देखो प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है कि पैसा खुद लगाना पड़ता है, वहाँ 2 मेंबर होते हैं तो 2 लोगों को कम से कम पैसा लगाना होगा, और अधिक से अधिक 200 होते हैं। यहाँ पे को केवल एक ही पर्सन होगा, उसी को सारा का सारा पैसा लगाना पड़ेगा उस कंपनी में, किसी पब्लिक से में इश्यू नहीं कर सकती। तो यहाँ पे को ध्यान रखना, एक मेंबर होगा और वही शेयर होल्डर भी होता है, सारे के सारे शेयर्स उसी के पास होंगे। ऑल द बेनिफिट ऑफ द प्राइवेट कंपनी, सारे के सारे बेनिफिट जो प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं वो उसको भी मिलेंगे, क्योंकि ये पब्लिक से पैसा नहीं ले रहे हैं। इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। सोल ट्रेडिंग में क्या होता था, जहाँ पे कोई एक ही व्यक्ति होता था, वहाँ पे वो क्या होता था कि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, उसका कोई अलग लॉ नहीं था। लेकिन ओपीसी बनने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप छोटे इंटरप्राइज हैं तो ओपीसी में रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे कि बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी, और उस मेंबर की जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया उसकी लायबिलिटी हो जाएगी लिमिटेड। प्रोटेक्टिंग पर्सनल एसेट क्यों हो रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी बनने से क्या हो जाएगा, उस मेंबर की पर्सनल एसेट तो प्रोटेक्ट हो जाएगी। कि सोल प्रॉपराइटर में ऐसा नहीं था। सोल प्रॉपराइटर में क्या होता था, अगर उसने बिजनेस के लिए लोन ले रखा है और बिजनेस लोन नहीं दे पाता है, तो बिजनेस का लोन किसे चुकाना पड़ता था, ओनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से चुकाना पड़ता था। इसीलिए वहाँ लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी। यहाँ लाइबिलिटी हो जाएगी लिमिटेड। यहाँ पर को कंपनी अगर लोन नहीं चुका पाती तो मेंबर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं देगा लोन चुकाने के लिए। समझ में आ गई बात। तो ये फायदा हो जाता है कम से कम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओनली अ नेचुरल पर्सन, केवल नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। कौन हो सकता है, एक नेचुरल पर्सन हो सकता है। shall be eligible to incorporate 1 person company, shall be a nominee for the sole member of a 1 person company, और नॉमिनी भी हो सकता है। अगर सिंगल पर्सन है, अगर उसको कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो नॉमिनी भी रख सकता है किसी उसके मरने के बाद या उसके जाने के बाद। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 person कंपनी। अच्छा, मोर देन अ पर्सन कंपनी। ओपीसी, एक ओपीसी से ज़्यादा किसी भी बिजनेसमैन को उससे ज़्यादा कंपनी स्टैब्लिश करने की इजाज़त नहीं है, उससे ज़्यादा इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। अगर मैं एक व्यक्ति हूँ, मैंने एक कंपनी एक ओपीसी खोल दिया, तो दूसरी ओपीसी अपने नाम से मैं रजिस्टर नहीं करा सकता। तो यही इसके नियम दे रखे। नो माइनर, माइनर नहीं हो सकता, मेजर होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कवर्ड इंटू कंपनीज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। ये इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकती, मार्केट में शेयर इशू कर ही नहीं सकती, वो पहले ही बता दिया गया है। तो इसके इतना ज़्यादा नहीं, इसकी डिटेल पढ़ लेना, जो ऊपर इसके पॉइंट्स हैं वहाँ से क्लियर हो गया है। अच्छा, ये कंपनी क्या नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हैं? नहीं, जब तक उसने 2 साल कंप्लीट नहीं कर रहे हों इनकॉर्पोरेशन के। ओपीसी बने रहने के 2 साल के बाद ही वो नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, कन्वर्जन हो सकता है। अब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स को देखने की ज़रूरत है, केवल इसको नोट डाउन नहीं करना, आप लोग केवल ऑब्जर्व करना कि किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस तरह का होता है, देखिए उसी तरह से ये बताया गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे होंगे, यही चीज़ बताई गई है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, बिजनेस में, और 2 चैप्टर अकाउंटेंसी में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका रिवीजन कीजिएगा एज सुन एज वी विल टेक द नेक्स्ट स्टेप इन रिस्पेक्ट ऑफ टेकिंग सर्टेन टेस्ट्स। देन टिल देन, गुड बाय।